दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय संसद के बारे में। दोस्तों चर्चा करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये बात जान ले कि संसद होता क्या चीज़ है। दोस्तों संसद वो जगह होता है, वो समूह होता है जहाँ पर मिलके हम लोग नियम का और कानून का निर्धारण करते हैं। यही जगह तय करता है कि आने वाले समय में नियम और कानून होगा क्या। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि नियम को हम लोग क्या कहते हैं, विधि कहते हैं। और चूंकि संसद में विधि बनता है इसीलिए संसद को विधायिका भी कहते हैं। विधायिका मतलब विधि को बनाने वाला। और दोस्तों भारतीय संसद ही अपने अंदर से कार्यपालिका को देती है, मतलब संसद के अंदर से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल निकलते हैं जो पूरे के पूरे कार्यपालिका को संभालते हैं, मतलब देश में क्या होगा क्या नहीं होगा इसका तय करते हैं। तो इस तरीके से भारतीय संसद कार्यपालिका की जननी भी बनती है, जनक भी बनती है। आप लोग दोस्तों शुरू से सुनते आ रहे होंगे स्कूल की किताब से शुरू से ही कि हमारे देश में 3 प्रकार की व्यवस्था चलती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो दोस्तों जो हमारा संसद एक विधायिका होता है और यही संसद विधायिका होने के साथ साथ कार्यपालिका की जननी भी होती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं न्यायपालिका। तो दोस्तों ये संसद ही ऐसा चीज होता है जो विधि और नियम बना के न्यायपालिका को देता है और न्यायपालिका इसके हिसाब से नियम को चलाती है। तो इस तरीके से संसद जो होता है ना वो न्यायपालिका का दिग्दर्शिका भी होता है। दिग्दर्शिका का मतलब दिशा निर्देशन करने वाला, दिशा बताने वाला कि तुम चलोगे कैसे, रास्ता बताने वाला। और दोस्तों इस संसद न्यायपालिका को रास्ता बताता है और न्यायपालिका ये चेक कर लेता है कि जो आप रास्ता बताए हैं वो कितना सही है कितना गलत है। न्यायपालिका दोस्तों संसद ने बताया नियमों को बस सिर्फ देखता इसलिए नहीं है कि वो नियम वो चाहे तो मना भी कर सकता है, नहीं मना कर सकता, बस ये देखता है कि नियम में कुछ ऐसी कमियां तो नहीं जो संविधान के विरोध में जा रही है। तो दोस्तों इस तरीके से जो संसद है वो न्यायपालिका को दिग्दर्शिका भी है। और दोस्तों संसद संवैधानिक संस्था है। और दोस्तों आप लोग को बता दे रहा हूँ कि अभी मैं वीडियो का सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इस वीडियो का सीरीज में इस प्ले लिस्ट में संविधान का मैं टोटल का टोटल वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। ऐसा कंप्लीट कर रहा हूँ कि एसएससी पीएससी लेवल तक का कोई और बुक या कोई चीज़ की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इतना को देख लेंगे तो आपका स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक कंप्लीट पैकेज की तरह आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों भारतीय संसद का उल्लेख संविधान में भी है और जब संविधान में है तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ अनुच्छेद होगा, कोई ना कोई जगह होगा। तो दोस्तों भारतीय संसद को अगर संविधान में ढूंढना है तो सीधे चल रहा है ये संविधान का नंबर 79, मतलब संविधान का 79 नंबर। उसमें क्लियर कहा गया है कि भारत में संसद होगा और संसद बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होगा। और दोस्तों अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का उल्लेख करता है और अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना का उल्लेख करता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये तो हो गया संसद की बेसिक जानकारी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं संसद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, मतलब संसद का इतिहास कैसा और कैसे क्रम बाय क्रम तरीके से बना वो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग संसद के बारे में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और अब के बाद से आपका संसद का सारा डाउट खत्म। ये मत बोलिएगा कि अब संसद के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। दोस्तों सबसे पहले भारतीय संसद का जन्म विधायिका के रूप में 1853 के चार्टर एक्ट में हुआ था। दोस्तों आप लोग ये चीज़ याद कर लीजिए कि आप लोग एक कॉमन व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं और कहीं भी बातचीत हो रहा और सीधे सीधे बोल दिए ना कि चार्टर एक्ट 1853 के तहत विधायिका के रूप में संसद का जन्म हुआ था, सामने वाला आपका ज्ञान सुन के एकदम मस्त हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और थोड़ा भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला व्यक्ति अगर देख लिया ना, सुन लिया ना, आपका मुरीद हो जाएगा, क्या जानकारी रखता है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बस तो आपके लिए तो गोल्डन जगह है। समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आते रहता है और अगर आप पीएससी वगैरह का रिटर्न लिख रहे हैं और संसद के बारे में जैसे ही ये वर्ड लिखेंगे तो आपका मार्क्स बढ़ते ही जाएगा और इसमें कुछ कमी नहीं रहेगा और इसके बिना आपको मार्क्स मिलेगा भी नहीं। अब दोस्तों क्या बताया मैं, संसद की जो शुरुआत क्या हुआ, विधायिका के रूप में 1853 के चार्टर एक्ट में हुआ। उसके बाद दोस्तों 1919 के अधिनियम के द्वारा संसद को द्विसदनीय बना दिया गया। एक सदन को क्या कहा गया, उच्च सदन, और एक सदन को निम्न सदन। और उसके बाद से यही आगे चल के राज्यसभा और लोकसभा के रूप में बटा। और दोस्तों उसके बाद जो हमारा संसद अधिनियम 1935 के द्वारा जो संसद बनाया गया, सेम वही पैटर्न में आज भी हमारा संसद चल रहा है।
तो जैसे कोई आपको ये बोले कि हमारे देश में संसदीय प्रथा की शुरुआत कब हुई, तो 1853 में। हमारा देश का संसद द्विसदनात्मक, जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा है, कब सबसे पहला बना, 1919। ये मत बोल दीजिएगा कि 1947 के बाद, 1952 के बाद, ये सब नहीं, पहले से। और दोस्तों आपको ये बोले कि हम लोग का संसद का एग्जैक्ट जो रूप में एकदम ओरिजिनल फॉर्म कब से शुरू हुआ, जो एकदम सेम टू सेम चलते आ रहा है, तो 1947 नहीं है, न 1950 है, न 1952 है, 1935 के अधिनियम के बाद जो संसद बना था वही भी चलते आ रहा है। अब दोस्तों संसद का प्रावधान कौन सी देश से लिया गया है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, संसद का प्रावधान ब्रिटेन के नियम से, ब्रिटेन की प्रथा से लिया गया है। और दोस्तों हमारा देश का संसद, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 79 के हिसाब से हमारा देश का संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। और दोस्तों ये संविधान में लिखित नहीं है, इस संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो भारतीय संसद है वो भारत की राजनीति का नींव है। वही वो जगह है जहां के लिए राजनीति चलती है, और वही वो जगह है जहां पर आकर राजनीति अपनी परिपक्व, अपनी चरम पर पहुंच जाती है। अब दोस्तों आप लोग को एक चीज बता दूं कि भारतीय संसद का शुभारंभ कब हुआ, तो दोस्तों कई लोग बोलेंगे 1947 के बाद नियम बना तब, संविधान लागू हुआ तब। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय संसद का शुभारंभ, डेट नोट करिएगा ध्यान से, 18 जनवरी 1927 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के समय में किया गया। क्या है, 18 जनवरी 1927 को सर्वप्रथम भारतीय संसद का शुभारंभ तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय संसद दो भागों में विभक्त है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। और इसका संसद में उल्लेख नहीं है, लेकिन राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं या राज्यों का सदन बोलते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं या जनता की सभा बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकसभा से। दोस्तों एकदम ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कम लोग आपको बताए होंगे, बहुत कम लोग को पता होगा। भारत का जो लोकसभा है उसका पहला चुनाव 1952 में हुआ, और उस वक्त उसे जनता की सभा कहा जाता था, और 1954 से इसे लोकसभा कहा जाने लगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब लोकसभा की पहली जिस वक्त चुनाव हुआ था, पहला चुनाव 1952 में, उस वक्त भी लोकसभा को लोकसभा नहीं कहा जाता था। उस वक्त लोकसभा को जनता की सभा कहा जाता था, और इसका लोकसभा नाम 1954 से पड़ा। अब दोस्तों लोकसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो लोकसभा में साफ साफ संविधान में प्रावधान है कि लोकसभा की सदस्यों का संख्या किसी भी हालत में 552 से ऊपर नहीं जा सकता। और अभी वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है, और ये 543 में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन है जिसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनीत का मतलब ये समझ लीजिए कि ये जनता द्वारा चुने नहीं जाएंगे, इसे राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार से 2 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करेगा जो एंग्लो और इंडियन एक साथ हैं। दोस्तों अब अगर लोकसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, न कि उसके क्षेत्रफल के आधार पर। मतलब कि दोस्तों लोकसभा के सदस्य इस आधार पर तय नहीं होंगे कि उस राज्य का एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है, इस आधार पर तय करेंगे उस राज्य में निवासरत लोगों की संख्या कितनी है। और दोस्तों यहीं से आपको बहुत सारा कंफ्यूजन दूर होगा, जैसे कि देखिए हमारे देश में क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। लेकिन राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, केवल 25 है, केवल 25, जबकि देश का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से राजस्थान ही राज्य है। और उत्तर प्रदेश एरिया के हिसाब से राजस्थान से छोटा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। तो यहां पर कई लोग ये कहेंगे कि राजस्थान अगर सबसे बड़ा राज्य होता तो उसका लोकसभा सीट 25 ही क्यों है, और उत्तर प्रदेश अगर राजस्थान से छोटा है तो उसका 80 क्यों है। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या राजस्थान से बहुत ज्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या ज्यादा है। उस तरीके से देखा जाए तो राजस्थान से बहुत छोटा एरिया के हिसाब से उसके आधे से भी कम भाग में राजस्थान का बिहार है, लेकिन राजस्थान में 25 सीट है लोकसभा का, जबकि बिहार में लोकसभा की सीट क्या है, 40 है। तो इस तरीके से दोस्तों लोकसभा की सीटों का जो निर्धारण है जनसंख्या के आधार पर होता है, न ही राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि किसी राज्य में सीट कम या ज्यादा कैसे हो जाता है, बड़ा होने के बाद भी कम क्यों सीट हो जाता है, और छोटा होने के बाद भी राज्य का सीट बढ़ क्यों जाता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा सीटों के आरक्षण के बारे में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण व्यवस्था की गई है।
दोस्तों भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत लोकसभा सीट का जो आरक्षण का जो समय है उसको बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। मतलब कि दोस्तों 2030 के पहले आरक्षण खत्म नहीं होगा, लोकसभा का आरक्षण कम से कम 2030 तक तो रहेगा ही रहेगा। दोस्तों अगर लोकसभा की मतदान के प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले जान लेते हैं लोकसभा के लिए मतदाता कौन होते हैं। दोस्तों लोकसभा के लिए मतदाता वहाँ की जनता होती है। और दोस्तों लोकसभा का जो निर्वाचन होता है पूरी तरह से प्रत्यक्ष होता है और गुप्त मतदान के आधार पर होता है और एक प्रादेशिक तौर पर बटा होता है। जैसे अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग लोकसभाएं होती है। जैसे छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट 11 है, बिहार में 40 है, उत्तर प्रदेश में 80 है। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में बटी रहती है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। और दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का अगर कार्यकाल देखा जाए, लोकसभा कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन दोस्तों आप लोग को बता दूं कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा के 6 साल कर दिया था। और दोस्तों ये बहुत काम का चीज है और उसी को राष्ट्रीय आपात भी कहते हैं, उसी समय को। लेकिन दोस्तों उसके बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पुनः संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा कार्यकाल पुनः 5 वर्ष वापस कर दिया गया था। दोस्तों ये बड़ा काम का चीज है, चीज ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग आखिरी में जानते हैं कि लोकसभा का विघटन कैसे होता है, लोकसभा भंग कैसे होता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 85 के हिसाब से या तो राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को समय के पहले भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, और नहीं तो 5 वर्ष लोकसभा का पूरा होने पर अपने आप ही भंग हो जाता है, इसका विघटन हो जाता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की। दोस्तों राज्यसभा की शुरुआत तो वैसे तो आम चुनाव के साथ ही 1952 से शुरू हो गई थी, लेकिन 1954 से इसे राज्यसभा कहा जाने लगा। इसके पहले उसे राज्य परिषद कहा जाता था। मतलब दोस्तों राज्यसभा आज का जो वर्तमान है उसे शुरू में 1954 तक राज्यसभा नहीं कहा जाता था, 1954 से उसे राज्यसभा कहा जाने लगा। और दोस्तों अगर राज्यसभा के सदस्यों की बात की जाए तो संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या किसी भी कीमत पर 250 से ज्यादा नहीं हो सकती। और इसी के तहत अभी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, मतलब वो चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। मनोनीत सदस्य का मतलब है कि मंत्रिमंडल के सलाह पर जो कला विज्ञान के क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम करते हैं या जन सेवा के क्षेत्र में, उन्हें 12 सदस्यों को मंत्रिमंडल की सलाह पर नामित किया जाता है। और दोस्तों बता दूं सचिन तेंदुलकर जो राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं वो इसी तरीके से मनोनीत हुए थे। और दोस्तों अगर राज्यसभा के सदस्यों का संख्या का निर्धारण की बात की जाए तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का संख्या का निर्धारण क्षेत्रफल के आधार पर नहीं होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे किसी भी राज्य से अगर राज्यसभा के सदस्य कितने आएंगे ये वहां का जनसंख्या तय करेगा। इसीलिए यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा सदस्य यूपी से आते हैं, और क्योंकि यूपी का जनसंख्या ज्यादा है, जबकि एरिया में राजस्थान यूपी से बड़ा है, लेकिन राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य कम आते हैं। और दोस्तों राज्यसभा में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर हम लोग राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसके बाद वो 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, और उसके बाद में राज्यसभा समय समय पर जो अपने नियम बनाते हो राज्यसभा के सदस्यों के लिए उसे फुलफिल करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर राज्यसभा के सदस्यों का अगर निर्वाचन की बात किया जाए तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब यह है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसे सीधे जनता नहीं चुनती, जबकि लोकसभा के सदस्य बताया तो सीधे जनता चुनती है, प्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य क्या है कि पहले जनता अपने राज्यों की विधानसभा के विधायक को चुनती है, और वो विधायक गण वोट देकर राज्यसभा के अपने सदस्यों को चुनते हैं, और इसीलिए इसे राज्यसभा बोला जाता है। देखिए दोस्तों लोकसभा राज्यसभा का नामकरण देखिए कैसे हुआ। राज्यसभा मतलब वो राज्यों की सभा है, मतलब राज्य के जो विधायक है वो चुन के भेजेंगे, वो राज्यसभा हो गया। और लोकसभा मतलब खुद जनता डायरेक्ट चुन के भेजी, वो लोक सभा हो गया। तो इसलिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, मतलब जनता नहीं चुनती है, जनता के चुने हुए जो विधायकगण और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। और दूसरी चीज राज्यसभा का जो चुनाव होता है गुप्त होता है, मतलब जो भी विधायक मत डालते हैं वो गुप्त रहता है, किसी को पता नहीं चलता। और साथ ही साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमित मत प्रणाली के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और दोस्तों अगर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की बात की जाए तो इनका निर्वाचन भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। और दोस्तों इसका शपथ राज्यसभा का उपसभापति या सभापति दिलाते हैं। और दोस्तों आप लोग को अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की अगर बात की जाए तो जो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, वो निरंतर चलते रहती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष,
और एक साथ सभी सदस्यों का चुनाव नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हर 6 साल में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। लेकिन दोस्तों किसी अपरिहार्य कारण से, जैसे किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे, तो उसके बाद अगर कोई दूसरा सदस्य चुना जाएगा तो उसके शेष कार्यकाल के चुना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2025 में कोई राज्यसभा का सदस्य कोई निर्वाचित होगा और 2027 में 2 साल बाद किसी कारण से उस अपने पद से इस्तीफा दे दे, तो अगर उनके जगह पर, खाली जगह पर कोई दूसरा अगर राज्यसभा सदस्य को अगर निर्वाचित किया जाएगा तो उनका कार्यकाल केवल 4 साल रहेगा और उसके बाद जब वो कार्यकाल पूर्ण होगा तब वहां से कोई नए का चुनाव होगा। और दोस्तों राज्यसभा की विघटन की बात किया तो राज्यसभा कभी विघटन नहीं होता है। और दोस्तों राज्यसभा के अगर प्रमुख पदाधिकारी की बात किया जाए, प्रमुख घटक की बात किया जाए, तो राज्यसभा का एक सभापति होता है, एक उप सभापति होता है और एक सदस्यगण होते हैं। तो 3 चीजों से मिलकर राज्यसभा कंप्लीट होता है। और दोस्तों अगर राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात की जाए तो राज्यसभा के पदाधिकारियों में सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता है राज्यसभा का सभापति। दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में यही कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते, फिर भी उसके सभापति बनते हैं। और दोस्तों दूसरा पदाधिकारी होता है राज्यसभा का उपसभापति, और उपसभापति का चुनाव सेम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तरह ही होता है और इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन अगर राज्यसभा का उपसभापति जो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, अगर सदस्य चुनते वक्त अगर उसका कार्यकाल अगर पूर्ण हो रहा हो उपसभापति रहने के समय ही, तो उसके पहले वो इस्तीफा हो जाता है उसका। जैसे मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ऐसे मान लीजिए कि कोई राज्यसभा का नॉर्मल सदस्य चुना गया और 2 वर्ष अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। अब 2 वर्ष कार्यकाल पूर्ण करने के बाद उसे राज्यसभा का उपसभापति चुना जाता है, तो ऐसे समय में उसका कार्यकाल तो 4 साल बचा है, तो उपसभापति भी 4 साल रहेगा। उसके बाद वो या तो जो सदस्यगण रहेगा, जो सभापति या बाकी लोग मिलके फिर से उनके कार्यकाल को निर्वाचित उन्हें कर दे तब आगे बढ़ेगा, और अगर निर्वाचित नहीं करते तो स्वतः उपसभापति से वो हट जाएंगे। और दोस्तों अगर राज्यसभा की गणपूर्ति की बात की जाए तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की गणपूर्ति के लिए पूरे सदस्यों का 1/10 भाग, मतलब 10वां भाग का सदस्य होना जरूरी है, दोनों के लिए होता है, और इससे संबंधित संविधान का अनुच्छेद 100 है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा संसद और संसद के राज्यसभा लोकसभा सदस्य कंप्लीट होते हैं, और संसद का तीसरा जो सदस्य राष्ट्रपति होते हैं, जो संसद का तीसरे घटक होते हैं, उनके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है। और प्लीज इस वीडियो में लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और राष्ट्रपति के बारे में पूरा जानकारी ले लीजिए, वो बहुत काम का है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही काम का आप लोग के लिए है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो से बहुत प्रबल चांस है कि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।